नमस्कार साथियों। कौच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 8वें दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे साथ जुड़ी है एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा चेहरा जिन्हें संभवतः हमारे सारे दर्शकों ने टीवी पर देखा होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अभिनेत्री नीलिमा नील जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं कौच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ तथा थैंक यू। आग्रह करता हूँ कि वह अपने आशीष बच्चनों से इस फिल्म फेस्टिवल को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय नीलिमा जी। थैंक यू सो मच। मैंने जैसे ही पारसमणि जी से सुना, आप ही पारसमणि हो, आपसे सुना तो जी। मुझे मतलब लगा कि जहाँ कहीं भी यूथ है मैं वहां जाऊंगी, क्योंकि यूथ मुझे पसंद है, उनके साथ जुड़े रहना, उनके एनर्जी के साथ जुड़े रहना पसंद है। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये फिल्म फेस्टिवल के साथ जुड़ी रहना चाहूंगी आगे भी। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू मैम, पूरी फिल्म फेस्टिवल की टीम की तरफ से थैंक यू। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जब कोविड देश में अपना प्रकोप फैला रहा था, उसी टाइम कौच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की नींव रखी गई थी। थोड़ा सा मैं आपको कौच के बारे में बता देना चाहता हूँ। जी। बुंदेलखंड, यूपी में जो बुंदेलखंड है, झांसी और कानपुर के बीच जनपद जालौन है। ओके। तो जनपद जालौन को कस्बा कौच है। ये पुरातत्व काल से ही काफी सांस्कृतिक साहित्यिक विरासत का धनी रहा है। रानी लक्ष्मीबाई का गुरुद्वारा यहाँ पे है। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने एक माह यहाँ प्रवास किया है। चंद्रबाई का चंदुआ यहाँ पर है। और खास बात तो है कि अंग्रेजों ने भी यहाँ कौच कस्बे को अपना व्यापार की नगरी माना था। अंग्रेजों के समय में एक कपास और घी की मंडी रही थी। तो आज इस कौच फिल्म फेस्टिवल में आपको हिस्सा बनाकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि अभी तक तो सिर्फ आपसे टीवी पे ही देखते थे, लेकिन आज मुखातिब होने का अवसर मिल रहा है। तो एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में, एक्टिंग में कैसे हैं, इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, जिससे आपसे हमारे दर्शक प्रेरणा पाकर कुछ सीख सके। हाँ, ये जो है, जो जर्नी है, इतना आसान नहीं है, इतने साल का जर्नी है एक झटके में बताना, पर मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि आपने मुझे बताया है कि आप कुछ बात कीजिए, पहले ही बताया था आपने। मैं मुंबई आई थी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, और मैं यहाँ जब आई थी तो मैं भी आपकी तरह यूथ ही थी। तो जल्दी शादी हो गई, तो जैसे ही आई तो मुझे बॉम्बे बहुत अच्छा लगा, नई नई चीजें सीखने को मिली। और मैंने फ्रेंच किया है, एक 2.5 साल 3 साल तक फ्रेंच लैंग्वेज किया है। मुझे फॉरेन लैंग्वेजेस में बहुत इंटरेस्ट है, मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है। तो जब यहाँ आई थी तो यहाँ का चकाचौंध ग्लैमर सब अच्छा लगता था मुझे। पर ये लैंग्वेज सीखते सीखते मुझे मौका मिला इस्तांबुल टर्की जाने का। तो मैं टर्की गई, वहां पे यूनाइटेड नेशंस के साथ, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के तहत मैंने काम किया 6 महीने। इट वाज अ कल्चरल एक्सचेंज। वहां पे मुझे मौका मिला आप जैसे यूथ के साथ काम करने का। तो ये मैं 15 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो वहाँ बहुत मतलब बहुत यूथ के साथ मैंने काम किया, 40 देशों के यूथ के साथ, मतलब 40 कंट्रीज। तो उनके साथ मेरा इंटरेक्शन रहा, राइट फ्रॉम इंडियन कल्चर टू यूएस में क्या होता है, लंदन में क्या होता है, क्वेबेक में क्या होता है, हर जगह पे, बेल्जियम में क्या होता है, हर जर्मनी, ऐसे अलग अलग देश के लोगों से मेरी बातें हुई। और मेरा जो दिमाग विकसित होना बोलते हैं ना, वो हुआ है वहां पे। आई एक्चुअली ओपनड अप एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन देयर। तो यहाँ आने के बाद मैंने थिएटर परस्यू किया, और मुझे पता चला वहां जाने के बाद मेरी जगह सिर्फ चार दीवारों के अंदर नहीं है, मुझे पब्लिक में जाना है, परफॉर्म करना है। वहां भी मुझे बेस्ट ट्रेनी का अवार्ड मिला था, तो मुझे लगा कि आगे जाके भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो यहाँ आने के बाद मैंने थिएटर परस्यू किया, थिएटर वर्कशॉप किया मैंने। थिएटर वर्कशॉप करते करते दोस्त बनाए मैंने, और ऐसे टीवी में प्रवेश हुआ मेरे। जब टेलीविजन में आई तो ये तो नई दुनिया है बिल्कुल। ना ही मेरे कोई गॉडफादर्स थे, ना ही मुझे कोई मालूम था। हालांकि
घर पे हमेशा फैमिली का सपोर्ट रहा मेरा, पर खुद में एक जुनून थी कि मतलब करना है कुछ, बाहर जाके अपने आप करना है, कोई भी किसी की मदद नहीं लेनी है, अपने आप करना है, अपने आप करने का मजा ही कुछ और है। तो ना गाड़ी ना घोड़ा कुछ लिया नहीं घर से, ट्रेन में सफर करके जाना था, जाती थी, ऑडिशंस देती थी। फाइनली 3-4 शोज करने के बाद मुझे ये रिश्ता क्या कहलाता है मिला। और उसमें तो आप सब जानते हैं, मैं पहले तो छोटी बहू थी, बाद में ऐसे 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 करके वो नानी तक पहुंचा, वैसे कैरेक्टर मतलब ग्रो हुआ था उस सीरियल में। तो दिस इज माय जर्नी इन शॉर्ट। और एक्टिंग, एक्टर्स, जो अगर एक्टर्स बनना चाहते हैं आप या एक्टिंग करना चाहते हैं, तो यही ध्यान रखना है कि मुझ में वो पैशन है कि नहीं, या मैं सिर्फ ये सिर्फ ग्लैमर देके या पब्लिक फिगर बनने के लिए मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मुझे सच में एक्ट करना है, मुझे पैशन है उस चीज के लिए। तो मेरा ये मानना है कि हर चीज में आर्ट है। जो आप खाना बनाते हो आजकल, उसको उस वो भी पब्लिक फिगर्स है, शेफ सारे पब्लिक फिगर्स है, वो भी आर्ट है। राइट फ्रॉम द मॉर्निंग, आप ब्रश करने से लेके खाना बनाने तक, लोगों से बात करने तक, पब्लिक स्पीकिंग इज एन आर्ट, एवरीथिंग इज एन आर्ट। सब कुछ, हर चीज में आर्ट छुपा है। लेकिन आपकी रुचि किस तरफ है, आप किस चीज को पसंद करते हो, वो आपको जानना बहुत जरूरी है, फिर अपने आप उसको परस्यू कर सकते हो। या मैम, तो एक्टिंग लाइन में जाने का सपना आपका बचपन से था, फिर कि अचानक से मूव ऑन हुआ, कैसे कैसे? बचपन से तो नहीं था। मैं ये कहूंगी कि लेकिन आई वॉज ऑलवेज, मैं एक स्कूल में अगर ले लो, स्कूल में हर चीज में पार्टिसिपेट करती थी। वो तो सारे एक्टर्स भी बोलते हैं कि हम हर चीज में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन मेरा वैसा नहीं था। लोगों से मिलना, बातें करना, सबके साथ इंटरेक्ट करना पहले से अच्छा लगता है मुझे। तो स्कूल में भी हमेशा स्टेज पे जाना, रिपोर्ट कार्ड लेना, सब 1000 लोगों के स्कूल के बीच में फर्स्ट सेकंड थर्ड में आना, वहां पे न्यूज रीडर बन के न्यूज पढ़ना। हर हफ्ता हमारा न्यूज होता था स्कूल में, एवरी वीक, स्पोर्ट्स न्यूज, वर्ल्ड न्यूज, साइंटिफिक न्यूज, मैं हमेशा न्यूज पढ़ती थी। वैसे आई वॉज इन द फ्रंट, सो मे बी दैट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्टिंग लेटर। मुझे ऐसा कोई कॉलिंग नहीं आया, पर जब मैं फ्रेंच कर रही थी तब एक प्ले किया था हमने। उस प्ले में मेरा बहुत छोटा सा किरदार था। तो वो उस कैरेक्टर को मैंने एनहांस करके जो स्टेज पे प्ले किया, किसी ने सोचा नहीं था कि इस कैरेक्टर का कोई वैल्यू भी होगा। मतलब बहुत सारे मेरे सीनियर्स थे उसमें। तो मैंने जब शुरू किया था तो मैंने प्ले किया और मुझे फर्स्ट प्राइज मिली उसके लिए। जैसे फर्स्ट प्राइज मिला तो मुझे लगा कि ये शायद मुझे परस्यू करना चाहिए। लेकिन मैं प्रेफर करती थी थिएटर, मैंने कभी टेलीविजन के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल अलग लगता था ये फील्ड। मैं एजुकेटेड बैकग्राउंड से हूँ, और सारे लोग मेरे घर में बैंकर्स, कंप्यूटर्स, इन चीजों में है, तो मैंने कभी सोचा नहीं था टेलीविजन। पर एक्टिंग, यस, मे बी आई थॉट माइंड में होगा, मुझे पता नहीं। पर जैसे जैसे मैं प्लेस वगैरह करती गई, थिएटर में गई, तो तब मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। तो दैट्स व्हेन आई सेड दिस इज माय कॉलिंग, आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, कुछ तो करना पड़ेगा। मैम, जैसे सिनेमा और रंगमंच अलग अलग विधा है, तो सिनेमा में जाने के लिए रंगमंच कितना आवश्यक है? बहुत ही जरूरी है, मैं तो कहती हूँ 100%। मतलब आपको 100% थिएटर करना चाहिए पहले। एक्टिंग के नुआंसेस, मतलब जो बारीकियां हैं, आपको समझनी चाहिए, उसके बाद ही आप प्लीज एक्टिंग में जाइएगा। नहीं तो कोई ना कोई प्रोडक्शन हाउस में आपको कोई ना कोई रोल मिल ही जाएगा, और आप एक जगह पे आके आप स्टैग्नेंट हो जाओगे। एक जगह पे आके आप ये करोगे, या तो अगर आप वैसे चले ही गए एक्टिंग में, तो थिएटर तो करना ही है, बाद में भी तो करना ही है। थिएटर, एक्टिंग वर्कशॉप्स, ये सब करेंगे तभी आपको। मैं खुद अभी भी मैं जुड़ी हूँ एक थिएटर ग्रुप के साथ, रूबरू रोशनी, सारे यूथ हैं उसमें। तो मैं उनके साथ जुड़ी रहती हूँ, उनके एक्टिविटीज में, उनके हर चीज में, उनके स्क्रिप्ट्स में, हर चीज में मैं मतलब उनके साथ रहती हूँ, ताकि मुझे भी सीखने को मिले। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, थिएटर इज अ वेरी वेरी, रंगमंच बहुत ही एक अहम चीज है, जो लोग बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं, क्योंकि अ, अच्छा दिखना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, 4 लोग इंस्टाग्राम पे 60,000 फॉलोअर्स, ये सब चाहिए। वो सब बाद में आएंगे, अच्छा काम करो, वो सब फॉलो करेंगे। पर अच्छा काम करने के लिए बेस, फाउंडेशन, नींव मजबूत होनी चाहिए। ये मेरा मानना है, मेरा मानना है नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स का मानना है कि आपको पहले रंगमंच
का एक्सपीरियंस होना चाहिए, थिएटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी मैम। मैम जब आपने शुरुआत में सिनेमा में अपना कदम रखा तो उस टाइम के आपके क्या अनुभव रहे? जब मैंने शुरू किया था, तो पहले जी। ऑडिशन के बारे में मैं आपको बताऊं तो मुझे पता नहीं था कैमरा किस तरफ होता है, कैसे बात करनी है। ये सब सीखना पड़ा, क्योंकि जैसे आप जाते हो आपको कुछ मालूम नहीं, मैं भी आप ही की तरह आराम से, मतलब मुझे पता नहीं आप क्या करते हैं अदरवाइज, पर एक जनरल इंसान की तरह मैं गई, और वो हंसते थे, बोलते थे कि अरे आप इधर इस तरफ नहीं मैडम, मैडम इस तरफ देखो, इस तरफ देखो, ये कैमरा है, इधर देखना है आपको। तो वहां से शुरू करके बहुत दोस्त बनाती थी मैं, काफी दोस्त बनाने का शौक है। तो जो मुझसे सीनियर है, जो मुझसे ये है, उनसे बातें करना, सीखना। और थिएटर काफी, जैसे आपने पहले भी पूछा, रंगमंच काफी आपको सिखाता है किस तरह से बोलना है। एक बोलने से करेज आपको देता है वो, 100 लोगों के सामने परफॉर्म परफॉर्म करना। मैंने काफी थिएटर्स में परफॉर्म किया है, रंग शारदा, मैसूर एसोसिएशन, एयर इंडिया ऑडिटोरियम, ऐसे जगह पे मैंने काफी प्लेस किए हैं ग्रुप्स के साथ, थिएटर अनेक थिएटर ग्रुप्स के साथ, अलग अलग थिएटर ग्रुप्स के साथ। जब मैंने वो प्लेस करना सीखा था, एक पब्लिक के सामने आपको खड़े रहना आ जाएगा, तो थिएटर बहुत कुछ सिखाता है। उसके बाद अगर अगर आप नॉर्मल सेट पे भी, टेलीविजन सेट पे भी आपको कम से कम 40-50 लोग हमेशा रहते हैं जब आप परफॉर्म कर रहे हो, तो वो आपको झिझक नहीं होनी चाहिए अगर आपको एक्टर बनना है। तो पहले झिझक होती है, मुझे भी होती थी पहले, डिस्पाइट ऑल द ट्रेनिंग, पूरा ट्रेनिंग के बावजूद मेरे सामने 25 साल के एक्सपीरियंस के एक्टर खड़े हैं, तो ऑब्वियसली मुझे झिझक तो होगी, और मुझे अपने लाइंस याद करनी है, बोलनी है। पर 3-4 महीने तक ये थी। फिर उसके बाद आई वॉज ओके, फिर उसके बाद नॉर्मल थी मैं। लेकिन मुझे ऑनेस्टली बोलूं, सुनैना का किरदार ज्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि मैं बाहर बहुत ही मैं आराम से बात करने वाली ऐसे इंसान हूं, और वो सुनैना सहमी सी अच्छी बहू ऐसे टाइप की थी। तो बाद में मैंने उसमें चेंजेस वगैरह लेके आई, जैसे जैसे कैरेक्टर प्ले करते गई। ये थी मैम लोग। हाँ, जी अनुभव जी। अगर आप पूछेंगे तो पहला ये था कि को स्टार्स के सामने जब हम आए थे तो हम एक फैमिली की तरह काम करते थे। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हमारे डायरेक्टर एक एक सीन पे 3-3 4-4 घंटे पहले काम करते थे। तो वो अनुभव मुझे अच्छा लगा, वो एक्सपीरियंस, क्योंकि वो सिखाते थे, कभी भी पेशेंस लूज नहीं करते थे। तो उस वजह से क्या है, वो कैरेक्टर्स एस्टेब्लिश हो गए, बाद में हम 20 मिनट में एक एक सीन खत्म करते थे, जो पहले 3 घंटे लगते थे। तो फिर लोगों को पसंद आने लगा, और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता था हमेशा ये रिश्ता में। मैंने ये रिश्ता स्टार्टेड इन 2009, बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर जो है राजन शाह, वो बहुत पॉजिटिव है। तो डायरेक्टर सारे, टीम का कैप्टन अगर पॉजिटिव हो तो सब पॉजिटिव रहेंगे। तो अच्छा था, इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैम जो नए लोग सिनेमा में आना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? वो किस प्रकार तैयारी करें, क्या करें? इसका जवाब मैं आपसे लूँ, लेकिन इससे पहले हमारे साथ जो व्यूअर जुड़े हैं, मैं चाहूंगा यदि उनके भी कोई सवाल हो तो कमेंट में लिख के भेजें, तो मैं मैम से जी, जरूर प्रयास करूंगा कि उनके जवाब मिले। तो मैं, आप ये पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए हाँ, जो नए लोग। इसमें, इस फील्ड में आने के लिए, टेलीविजन में आने के लिए क्या करना जी। चाहिए, दैट्स व्हाट यू जी आर मैम। आस्किंग। जी। टेलीविजन में आने के लिए आपने ना बहुत, पारस आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, थैंक यू सो मच। कि कोई भी इतना, इतनी गहराई से रंगमंच के बारे में बॉदर नहीं करता है, लेकिन आप मतलब अभी भी जमीन से जुड़े हुए हो, ये पता चल रहा है मुझे, इसलिए आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे। मुझे सिंपल सवाल और सिंपल लोग बहुत पसंद है, और आप में वो सिंपलिसिटी है, थैंक यू। रंगमंच से पहले अपना नाता जोड़िए, प्लीज गो एंड डू सम एक्टिंग वर्कशॉप्स। ये मत सोचिए कि आपको आते ही एक गॉडफादर मिल जाएगा, सब चीजें ये हो जाएंगी। पहले हमें दोस्ती करनी होगी अपने आर्ट से, अपने क्राफ्ट से। तो इसके लिए अगर आप मुंबई आ रहे हैं ये सपना लेके कि मुझे एक्टर बनना है, तो करना क्या है? पहले तो न्यूज़पेपर में इतने सारे आर्टिकल्स आते हैं कि एक्टिंग वर्कशॉप्स, इंस्टाग्राम पे भी है, हर जगह पे है। तो आप देखिए, उनका काम देखिए पीछे से कि उन्होंने कितना काम किया, क्या किया, और कैसे उनका ये होते हैं। पहले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का वर्कशॉप ले लीजिए, एक्टिंग वर्कशॉप। एक्टिंग वर्कशॉप करते वक्त क्या होता है कि आप उसी माहौल में रहते हो, आप काफी सारे एक्टर्स से मिलते हो। तो यही लोग करते हैं ना, जो एक्सपीरियंस्ड है वही लोग तो एक्टिंग वर्कशॉप्स करते हैं। तो वहां आपको आपके जैसे लोग बहुत सारे मिलेंगे। तो उनके साथ जैसे आप जुड़ जाओगे, स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलेगा कि कहाँ ऑडिशंस हो रहे हैं,
स्क्रीन टेस्ट कहाँ हो रहे हैं, हमें कौन से प्रोडक्शन हाउस में जाना है। और ये सारी चीजें आपको जब पता चलेंगी तो ऑटोमेटिकली फोटो बनाने हैं, पोर्टफोलियो बनानी है, मुझे जाना है, ये फोटोज आजकल तो हम डिजिटल हो गए हैं, डिजिटली फोटोज भेजते हैं, ऑडिशंस भेजते हैं, तो काफी सारी चीजें तब आपको पता चलेंगे, एक रास्ता बन जाएगा। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज मैं किस लिए जा रहा हूं, या मैं अगर मैं हूं तो मैंने सोचा कि ओके फाइन, मुझे मेरी शादी हो गई है, मुझे ऐसे मैं कैसे रोल्स कर सकती हूँ, आई कैन डू वेरी होमली रोल्स। तो मैंने वैसे उस टाइम पे ऐसे सोच के मैंने ये रिश्ता लिया था, जहाँ पे एक मारवाड़ी बहू अच्छे से जो स्वीट रहती है, वैसे वाला रोल मैंने लिया। करते करते मुझे लगा कि मैं और भी चीजें कर सकती हूँ, बट उस टाइम पे आप क्या चाहते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पारस मनी क्या चाहता हूँ, मैं किस किस आप अपने आप को आईने में देखते हो तो आप किस रोल में फिट होते हो, आप अपने आप को कैसे देखते हो 3 साल, 5 साल, 10 साल में, वो आपको पता होना चाहिए। वो सीनियर्स के गाइडेंस से मिलेगा, ब्रदर्स, फ्रेंड्स, मदर, फादर एट होम, कोई ना कोई तो बोलता है ना, अरे यार क्या बोलते हो, क्या एक्टिंग करते हो, क्या गाना गाते हो। इससे तो हमें पता चलता है ना कि हमारे अंदर कोई ऐसी बात है। तो उससे यू स्टार्ट नोइंग योर सेल्फ कि ये मुझे करना ही है, फिर आप उधर से निकलो। पहले आपको जानना पड़ेगा मुझे क्या करना है। फिर आप मुंबई आते हो तो पहले एक एक्टिंग वर्कशॉप या किसी ऐसी चीज में आपको प्ले, ऐसी चीजें करनी चाहिए ताकि आप अपने बिरादरी से जुड़ो, अपने जैसे लोगों से। फिर वहां से स्टेप बाय स्टेप आप आगे जा सकते हो। और प्लीज लिसन टू स्पीचेस, अभी यूट्यूब में इतनी सारी चीजें आती है, आप सुनिएगा। जब सीनियर एक्टर्स बात करें जैसे नसीरुद्दीन शाह, ऐसे बड़े बड़े लोग, ऐसे लोग जब बात कर रहे हैं तो आपको सुनना पड़ेगा उनके स्पीचेस, उनके प्लेस देखने जाइएगा। मुंबई आते ही अगर वर्कशॉप नहीं करना चाहते, ऐसे उनके बहुत सारे प्लेस, पृथ्वी थिएटर हर जगह पे होते हैं, आप जाके वहां बैठ के देखिएगा ये कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं। अपने आर्ट के प्रति आपको वो पैशन होना चाहिए। और आप सब जानते हैं कि आर्टिस्ट को कभी गारंटी नहीं है बैंक जॉब की तरह एवरी मंथ इतना चेक मिलेगा। तो वो भी आपको सोच के घर से निकलना पड़ेगा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं डटे रहूंगा, मैं डट के मुकाबला करूंगा सारे मुश्किलों का, और मैं ये करके ही रहूंगा। ये आपको सोच के निकलना। आई होप मैम जो कुछ ऑडिशन आपको। जी। मैम ऑडिशन जो के नाम पे कुछ धोखाधड़ी भी सामने आती है, तो लोगों को, एक जो नए लोग हैं उन्हें कैसे जानकारी लगे कि कौन सा ऑडिशन फेक है कौन सा सही है? हाँ, तो ये ऐसे ही पता चलता है, मैंने जैसे बोला कि अगर आप थिएटर कर रहे हैं या कोई भी चीज, मैंने बोला था ना, एक्टिंग वर्कशॉप कर रहे हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो जिस जो आपके गुरु है वहां पे, जो आपके टीचर्स है, वो भी आपको ऑडिशंस की तरफ लेके जाते हैं। जैसे मेरे साथ मैंने जब फर्स्ट पोर्टफोलियो किया था, मेरे पोर्टफोलियो जो फोटोग्राफर थे, मेरे जो फोटोग्राफर जिन्होंने फोटोग्राफ्स लिए थे, उन्होंने मुझे एक ढेर सारे कॉन्टैक्ट्स दिए, लिस्ट। उन्होंने बोला आप इनसे मिलो। मुझे पता ही नहीं था कि ये ऐसे भी होता है, मतलब ऐसे हमें कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं। फिर वो कॉन्टैक्ट्स लेके मैं स्टूडियोज में गई, मैंने अपने, मैं बिल्कुल स्क्रैच से बता रही हूँ आपको, मैंने स्क्रैच से काम किया है, मैंने किसी की मदद नहीं ली। आई हैवंट टेकन एनीवन्स हेल्प। सो आप भी कर सकते हैं, ये मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे आप मुंबई आते हैं, पहले तो रहने की जगह, फिर आपको क्या करना चाहिए पहले घर से सोच के निकले। ऐसे नहीं कि मुझे मतलब कुछ भी कर सकता हूँ मैं, कुछ भी रोल मिल जाएगा, वैसे नहीं, मुझे क्या बनना है। जब आप आओगे, एक ढूंढो कि एक पहले पता करके आओ कौन से एक्टिंग वर्कशॉप, कोई भी एक्टिंग वर्कशॉप में आपके बजट के हिसाब से 3,000 से 2,000 से लेके 20,000, 25,000, 1 लाख तक एक्टिंग वर्कशॉप से 1 लाख या 2-3 लाख, 25 लाख तक है। तो आपको क्या सूट करता है, आप वो ज्वाइन कीजिए पहले। वहां आपको पता चलेगा कौन सा अच्छा ऑडिशन है, कौन सा ये है। और एक तो फील करना सीखिए कि आपको पता चलेगा, एक बार एक दो बार गलतियां होंगी, आपसे जाएंगे गलत ऑडिशन में और लगेगा कि ये क्या है, ये मुझे कहाँ बुला लिया, फिर आप वहां नहीं जाओगे दोबारा, है ना। थोड़ा बहुत जी एक्सपीरियंस के लिए भी छोड़ दीजिए कि ऐसा परफेक्ट ये तो नहीं मिलेगा, थोड़ा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। बिल्कुल मैम, गलतियां ही सिखाती हैं। मैम जो बिल्कुल। पिछले साल कोविड टाइम से ऑनलाइन ऑडिशन लिए जा रहे हैं, तो उसकी क्या प्रोसेस रहती है, कैसा क्या होता है, तो मैं चाहूंगा उस पर भी थोड़ा सा। ऑनलाइन ऑडिशंस का प्रोसेस वैसे ही होता है जैसे आपका ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन ऑडिशंस का प्रोसेस ये है कि आपको एक मैसेज आता है कोऑर्डिनेटर से कि ये आपको करना है, कोऑर्डिनेटर, एजेंट, जो भी
मतलब प्रोडक्शन हाउस से आपको मिलता है, आपका ये रोल है, ये स्क्रिप्ट है, ये डिस्क्रिप्शन है। आपको एडवांटेज ये है कि आप 10 बार भी करके भेज सकते हो घर से, वहां आपको इतना मौका नहीं मिलता है, स्टूडियो जाओगे तो। घर से क्या है, अपने फोन के कैमरा से भी आप कर सकते हो, ऑन करो और पहले एक रफ ऑडिशन दे के देखो आप कैसे लग रहे हो। आपको अगर बोलना है मैं नीलिमा ताडेपल्ली हूँ, मैं आज कौन फिल्म फेस्टिवल में आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मुझे मुझसे सवाल करें, ये मुझे बोलना है, तो मैं कैसे लग रही हूँ बोलते वक्त, ये मुझे देखना पड़ेगा ना वीडियो बना के। तो देखो, बिल्कुल। फिर फिर उसका एक और रिहर्सल रिहर्सल करके फिर बनाओ और उस वीडियो को आप उनको भेज सकते हैं। ये प्रोसेस है, वट एवर यू डूइंग। अदरवाइज आप ऑफलाइन जो कर रहे हो वही ऑनलाइन करना है, पर यही है कि आप खुद करके भेजोगे। अगर आपके पास घर में कोई है मदद करने के लिए, क्यूज दे सकते हैं आप, जब डायलॉग्स बोल रहे हो वो क्यूज दे सकते हैं। नहीं तो आप खुद ही करके भेज सकते हो। जी मैम। मैम हमारे व्यूअर आंशी समारिया का क्वेश्चन आया है कि ऑनलाइन ऑडिशन कैसे पता करें। कैसे पता करें? पहले तो आप उस कैटेगरी में आते हो कि नहीं मुझे मालूम नहीं है ना, कि ऑनलाइन ऑडिशंस कैसे पता करें, आप कहाँ हो, क्या करते हो। एक तो आप ये एक्टिंग स्कूल्स जो होते हैं, जो जैसे मुकेश छाबरा का एक्टिंग स्कूल, ये उनका जो है, वैसे आप इंस्टाग्राम पे भी जाके देख सकते हो कि वहां पे मिलते हैं, दे दे वो क्या एक लेबल, कास्टिंग कॉल बोल के एक आता है, कास्टिंग कॉल बोल के वो लोग एडवर्टाइज करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। पहले तो आप अपना प्रोफाइल डालिए हर जगह पे, ताकि लोग आपको अप्रोच करें। और अगर आपको वो सब नहीं करना है तो आप कास्टिंग कॉल जो होते हैं प्रोडक्शन हाउसेस को फॉलो कीजिए, उधर आते हैं ऑनलाइन ऑडिशंस के लिए। या आप बालाजी वेबसाइट ऐसे जगह पे रजिस्टर कर लीजिए और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ रजिस्टर कीजिए। फिर आपको ऐसे, वो लोगों का बहुत फैला हुआ बिजनेस है, साउथ से लेके नॉर्थ से लेके हर जगह पे वो लोग हैं। ऐसे जगह पे रजिस्टर करेंगे तो आपको ऑनलाइन ऑडिशंस मिलेंगे। जी दैट्स हाउ यू कैन। मैम, लाखों लोग आपको एक फेमस सीरियल में देखते हैं, लेकिन आपका फेमस सीरियल कौन सा है? मेरा फेवरेट सीरियल, यस। मैं एक्चुअली मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है, तो मैं सारा भाई वर्सेस सारा भाई बहुत देखती थी। और कोई भी सीरियल जो या तो कॉमेडी पसंद है या तो मुझे बहुत डीप ऐसे वाले सीरियल्स पसंद है। जैसे हमने रिसेंटली स्कैम देखा, वेब सीरीज, बहुत ही वंडरफुल सीरीज, इट वाज वेरी गुड। एक होप मिलता है कि ऐसे क्लीन सीरियल्स भी बन सकते हैं, क्लीन वेब सीरीज भी बन सकते हैं। तो काफी ऐसे, आश्रम जो आया था, इट वाज वेरी गुड। मतलब हमारे इंडिया के अंदर गहरे पॉलिटिक्स जो होते हैं विद इन आश्रम दिखाया उन्होंने। आई थिंक परफॉर्मेंस वाइज ऑल्सो इट वाज वेरी गुड। ऐसे कई सारे किरदार उसमें कितने अच्छे परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ऐसे जो इन डेप्थ होते हैं मुझे अच्छे लगते हैं। ऐसे जो आए गए वो भी देखते हैं, पर ये स्कैम मुझे बहुत अच्छा लगा, स्कैम वाज गुड, आश्रम वाज गुड। मैं ज्यादातर नेटफ्लिक्स में थोड़े अंग्रेज भी हूँ तो थोड़े इंग्लिश सीरीज भी काफी देखती हूँ। तो या वो सीरीज भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इंग्लिश सीरीज वेब सीरीज भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स के शायद मतलब एक हफ्ते में मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स, आप सबने भी देखा होगा। अ, मैं कहीं छुट्टी पे गई थी बैंगलोर और मैंने एक हफ्ते में सारे एपिसोड्स ऑलमोस्ट 6 सीजन्स देख ली मैंने, बैठ के एक ही जगह पे, सिर्फ खाने पीने के लिए जाती थी बाहर, और ऑल ऑल द टाइम। तो गेम ऑफ थ्रोन्स मुझे बहुत बहुत पसंद है, आई लव्ड इट। सो ऐसे मैं देखती हूँ, थोड़े वैरायटी, थोड़ा कॉमेडी, थोड़ा सा एडवेंचरस ऐसे। जी मैम, मैम जब आप खाली समय में रहती हैं तो अपने टाइम को कैसे स्पेंड करती हैं? मूवी देख के या सॉन्ग सुन के, किस टाइप का? आई रीड, मैं पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। और मुझे नई चीजें सीखना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कल रात को 11 बज गए थे, 11:30 मुझे याद था आज सुबह यहाँ मुझे बात करनी है, मैं सोना चाहिए जी। था मुझे, लेकिन इंस्टाग्राम में कुछ नए फीचर्स आए थे तो मुझे सीखना था ये नए फीचर्स क्या है। कई सारे मेरे दोस्त हैं जो मतलब बता देते हैं, फोन करो तो बोल देते हैं ऐसे ऐसे करना है, लेकिन मैंने पहले ही आपसे कहा मुझे अपने आप सीखना अच्छा लगता है। तो मैंने जाके पूरा पढ़ा उसके बारे में और मैंने एक रील्स वीडियो बनाई और डाल दिया, मैंने गुड नाइट वीडियो बना के डाल दिया। तो सीख के बनाने में मुझे शायद कोई किसी से पूछती तो मेरा 10 मिनट में काम बन जाता, लेकिन मैं एक घंटा स्पेंड करके उसे सीख के अब मैं कभी नहीं भूलूंगी उसे, क्योंकि मैंने अपने आप सीखा। तो खाली समय जी। में जब मैं रहती हूँ मैं गार्डनिंग करती हूँ।
मुझे गार्डनिंग बहुत अच्छा लगता है। मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, झांसी एनवायरनमेंट एंड नेचर, झांसी। वो यूथ है, वो इसके लिए काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो गार्डनिंग करना मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक रीडिंग, पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ज्यादा देर तक नहीं पढ़ती हूँ, बट आई स्टडी। और मैं बुद्धिज्म प्रैक्टिस करती हूँ, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट काफी रहते हैं मेरे पास। तो उसमें काफी स्टडी होती है, तो वो भी मैं पढ़ती हूँ। एंड आई लिसन टू म्यूजिक, मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। तो ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक, राइट फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटल टू, मुझे हिंदी अपने फिल्म्स के भी म्यूजिक बहुत पसंद है। और या ये करती हूँ मैं खाली समय में। जी मैम। मैम जैसे भी आपने इंस्टा और रील की बात की है, तो आज की युवा इंस्टा पे अपनी रील बना के अपने आप को एक्टर समझने लगते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, क्या संदेश है? अह एक तो मैं किसी को जज नहीं करूंगी कि जो एक्टर बनना चाहते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। शायद वो रील वायरल हो जाए कल और वो बहुत बड़े एक्टर बन जाए, हो सकता है। तो मैं किसी को जज करना पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि सबके अपने अपने तरीके होते हैं। पता नहीं उनको कौन गाइड कर रहा है और क्या कर रहे हैं वो लोग। पर इतना मैं जरूर बताऊंगी कि थोड़ा सा फेम के लिए चीजें करके वो थोड़ी देर में चला जाएगा, वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई भी चीज आप थोड़ी देर के लिए कर रहे हो तो वो थोड़ा ही रहेगा ना। आप फटाफट करोगे तो बिल्कुल। उसका फेम भी फटाफट आएगा, फटाफट जाएगा। तो मेरा एडवाइस यही होगा, जो क्विक फेम पाना चाहते हैं उनके लिए, क्विकली क्यों करना है आपको, पहले पूछिए मुझे क्विक क्विक क्यों करना है, क्विक क्विक क्योंकि मुझे क्विकली ऊपर जाना है, मुझे क्विकली बड़ा बनना है। लेकिन आप प्रोसेस में नहीं जाओगे तो आप क्विकली बड़ा बन के भी नीचे आ जाओगे। तो एक्सपीरियंस होना जरूरी है ना, उस चीज को एक्सपीरियंस करना जरूरी है ना। तो मैं यही एडवाइस करूंगी कि क्विक फेम के पीछे मत जाइए। टेक योर टाइम, लर्न थिंग्स, अच्छे से सीखिए, अच्छे गुरु से सीखिए, और अच्छे लोगों से नाता रखिए। प्लीज बी फ्रेंड्स विद गुड पीपल एंड कंस्ट्रक्टिव, जो आपको कर रहे हैं, चलो टाइम पास करते हैं, ऐसे भी कभी कभी ठीक है, बट नॉट ऑल द टाइम। तो कंस्ट्रक्टिव लोगों लोगों के साथ मिलिए, अच्छे लोगों के साथ जुड़ जाइए। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके साथ जुड़ जाइए। जैसे पारस मनी जी ने इनिशिएटिव ली है, वैसे नो, टू डू समथिंग टुगेदर विच इज गुड। तब आपको ये फेम वेम का भूत उतर जाएगा, फेम अपने आप आएगा, आप अपने आप फेमस बन जाओगे। अच्छा काम करो, फेमस अपने आप बन जाओ। ये मेरा मैम कहना है। आजकल की जी मैम आजकल के युवाओं का ये मानना है कि यदि सिनेमा में जाना है तो पढ़ाई जरूरी नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि उन्हें मार्गदर्शित करते हुए आप कुछ कहें। सॉरी, पहले वाले पार्ट मुझसे छूट गया, क्या कहा आपने? आजकल के अधिकांश युवाओं का ये मानना है कि सिनेमा में अपना कैरियर बनाना है, तो हाँ, उसके लिए ओके। पढ़ाई जरूरी नहीं है। तो ये कहाँ तक सही है उनके नजरिए से? सिनेमा में जाना है और पढ़ाई नहीं करनी है, सिनेमा के लिए भी पढ़ाई करना जरूरी है, तो वो कीजिए ना, सिनेमा की पढ़ाई कीजिए। जरूरी नहीं कि आप पूरी पढ़ाई करके ही सिनेमा में आओ, लेकिन सिनेमा के लिए जो पढ़ाई जरूरी है वो कीजिए फिर। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि एमए बीकॉम बीएससी और पीएचडी, यही नहीं है। पढ़ाई का मतलब ये भी है कि आप वो चीजें पढ़िए जो आपके फील्ड से कनेक्टेड है। एनएसडी के लिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मेरे कई सारे दोस्त हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं। तो वहां पे उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और अब आके वो लोग एक्टर्स बने हैं। तो मंझना है तो उस चीज से, आपका पैशन कितना है, आपको करना क्या है। ऐसा नहीं कि अरे चलो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, वो एक्टर्स को देखो हमेशा टीवी में लगे रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे दिखते हैं और बातें करते हैं। वो अच्छे अच्छे दिख रहे हैं अभी, वो पहले उनको भी कुछ मालूम नहीं था, उन्होंने काम किया है इसलिए वो दिख रहे हैं अभी अच्छे। तो डोंट रन आफ्टर, पढ़ाई करनी है, बेसिक पढ़ाई प्लीज कीजिए, ग्रेजुएशन तक तो बिल्कुल करना है। अगर आप एक्टिंग का कोर्स भी कर रहे हैं तो साइड बाय साइड पढ़ाई जरूर कीजिए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कभी आपको जरूरत पड़े कोई चीज की, तो हमेशा आपकी पढ़ाई आपका काम आएगा। पढ़ाई से पढ़ाई आपके आपके लिए बहुत बड़ा मतलब पिलर ऑफ सपोर्ट रहेगा। तो प्लीज स्टडी, स्टडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं खुद मतलब ऑफ कोर्स पढ़ी लिखी हूँ, और मैंने कॉलेज में काम किया है और मैंने स्कूल में भी काम किया है पहले, बहुत कम समय तक, 1 साल तक। आई वर्क इन अ कॉलेज, मॉडर्न कॉलेज में मैंने काम किया, न्यू बॉम्बे में। तो मैं इंग्लिश पढ़ाती थी। तो मैंने इस्तांबुल में भी जब यूएनडीपी के साथ काम किया था, मैंने
ऐसे करते करते ही मुझे अपने बारे में पता चला मुझे क्या करना चाहिए। तो पढ़ाई जरूर करनी है, बेसिक पढ़ाई तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आपको एक एसोसिएशन मिलेगा कॉलेज में, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे, आपको सीख मिलेगी। फिर आप दुनिया के और निकलोगे तो आप अच्छे से पेश आओगे सबके सामने। आधी पढ़ाई इधर, आधी पढ़ाई उधर, आधा सिनेमा, आधा ऑडिशन, रिजल्ट इज जीरो। मुझे काम नहीं मिला, अब कुछ नहीं मिला, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी शादी नहीं हो रही है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। तो दिस विल बी, यू विल बी, आई वोंट से यू विल बी अ फेलियर, बट आप कुछ ना कुछ फिर एडजस्ट करोगे, जो काम मिल जाता है उसके साथ एडजस्ट। तो पहले बेसिक पढ़ाई जरूरी है। अगर आपको सिनेमा में ही जाना है तो सिनेमा के लिए जो पढ़ाई है वो पढ़ना शुरू कीजिए, या उधर मेहनत कीजिए। करते करते आप साइड बाय साइड ऑनलाइन कोर्सेस है, करस्पॉन्डेंस कोर्सेस है, आप करस्पॉन्डेंस में भी पढ़ सकते हैं अगर आपको सिनेमा ही करना है तो। लेकिन 100% पैशन हो तो प्लीज आइएगा, नहीं तो इस चीज में मत आइएगा, क्योंकि इसमें डिटर्मिनेशन की बहुत जरूरत है। आपको डिटर्मिन्ड रहना है, कभी भी ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स बहुत रहते हैं इस फील्ड में। आप खुद देख रहे हैं कितने सारे एक्टर्स ने सुसाइड कमिट किया, काम नहीं है इसलिए सुसाइड कमिट किया उन्होंने। तो बहुत डिटर्मिनेशन के साथ रहना पड़ेगा अगर यही काम करना है। मैम हमारे एक व्यूअर का कहना है कि नीलिमा जी अपने दर्शकों के लिए दो शब्द बोलिए प्लीज। अभी तक तो शब्द ही बोल रही थी मैं। अ, दो शब्द बोलना है तो मुझे, पहले तो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि आप इतना प्यार करते हैं और इतना हमें देखते हैं और इधर रखते हैं तो हम यहाँ हैं। तो थैंक यू सो मच। ये मेरा सबसे बड़ा फर्स्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। ये ये मैं जरूर कहना चाहूंगी यहाँ सबको। और व्यूअर्स के लिए मैं यही कहूंगी कि अच्छे प्रोग्राम्स देखिए, ताकि लोग जो बना रहे हो अच्छे प्रोग्राम्स बनाने की कोशिश करें। आप कोई भी प्रोग्राम टाइम पास के लिए टीवी पे मत देखिएगा, उनका टीआरपी मत बढ़ाइए ऐसे प्रोग्राम्स देख के। आप अच्छे प्रोग्राम्स देखेंगे तो लोग अच्छे प्रोग्राम्स बनाएंगे। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन गुड प्रोग्रामिंग। जो गुड प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं कि सब एडुकेटिव ही होना चाहिए, सब मतलब न्यूज की तरह होना चाहिए, वैसे नहीं। जो अगर स्टोरी भी हो तो उसमें दम होनी चाहिए। ऐसे आप देखेंगे, व्यूअर्स देखेंगे तो जो बना रहे हैं फिल्म्स और ये वो सीरियल्स और वेब सीरीज, वो वैसे बनाएंगे। नहीं तो एक एक सीरियल हमारे सीरियल की तरह 10-10 साल चलेगा। ये तो खैर लोगों को पसंद है इसलिए चल रहा है ये रिश्ता। मैम आजकल अधिकांश लोगों का यह भी कहना है कि सिनेमा बच्चों को बिगाड़ने का काम कर रहा है, वो कुअरता परोस रहा है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? सिनेमा बच्चों को बिगाड़ रहा बिगाड़ने का काम कर रहा है, हाँ, कुअरता परोस रहा है। है। अगेन आई वुडंट बी जजमेंटल, सिनेमा बिगाड़ता नहीं है, पर आप किस तरह से उसको अपने बच्चों को ये कर रहे हो। जो बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं वो अपने बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं घर पे, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आप उनके बच्चों को हमेशा, अरे चलो मैं खाना बना रही हूँ, मैं सो रही हूँ, तो वो टीवी देखता रहे तो फिर बच्चा बिगड़ेगा ही। तो उनको एक टाइम दीजिए, प्लीज गिव देम अ टाइम। कौन से टाइम पे वो टीवी देख सकते हैं, कौन से टाइम पे वो पढ़ाई कर सकते हैं, और कैसे प्रोग्राम्स वो देख सकते हैं, क्योंकि हर टीवी में चाइल्ड लॉक है। अगर चाइल्ड लॉक नहीं तो अपने बच्चों को 8th 9th या 10th तक मोबाइल्स हाथ में मत दीजिएगा, बिकॉज वो सब चीजों से वो आराम से जो चाहे वो ऑन करके देखते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे मोम की तरह होते हैं, दे आर जस्ट लाइक मोम। उनको हम जिस तरह से मोल्ड करना है वैसे मोल्ड कर सकते हैं, बच्चे और यूथ दोनों। उनमें एक प्योर एनर्जी होती है, उनको सिखाना करना आपका काम है। तो ये सिनेमा का काम नहीं है। सिनेमा क्या है, पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। हम ये नहीं कह सकते अच्छा वो बुरे लोगों को देख रहा है मेरा बच्चा बुरा बन रहा है, ऐसा नहीं ना। आप अच्छे लोगों के साथ अपने बच्चे को एसोसिएट करने को बोलिए। सो वॉच गुड फिल्म्स, वॉच गुड सिनेमा, वॉच गुड प्रोग्रामिंग, एंड लेट योर चिल्ड्रन फोकस ऑन स्टडीज। बेसिक स्टडीज पे फोकस, उनका ध्यान वहां रहना चाहिए। मेरी खुद की नीस आई थिंक एक हफ्ता पहले ऑक्सफोर्ड के लिए सेलेक्ट हुई थी ऑनलाइन, वो 8th स्टैंडर्ड में है। तो ऑक्सफोर्ड में कोई प्रोग्रामिंग है टीचर्स का, साइंस प्रोग्रामिंग, उसमें उसको सिलेक्शन मिला पूरे स्कूल से। उसके क्लास से वो अकेली थी जो सेलेक्ट हुई, इसलिए क्योंकि सारा टाइम उसको ऐसे रखा है कि तुम्हें आगे जाके ये करना है, तुम्हें साइंटिस्ट बनना है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें गाइडेंस घर से मिल रही है। कैसे गाइडेंस घर पे मिलती है, एक सेंटेंस में बोला जाए तो घर पे क्या गाइडेंस मिलता है उसके ऊपर आपका बच्चा
उसका असर होगा आपके बच्चे पे, सिनेमा का और वीडियोस का नहीं। वो आप डिसाइड कीजिए। आप देंगे तो ही देखेगा ना बच्चा, नहीं तो बच्चे के पास कहाँ से आएगा। स्कूल में भी देखेगा तो थोड़ा सा ही देखेगा, घर पे पूरा टाइम रहता है वो, है ना। सो प्लीज गाइड जी योर चिल्ड्रन टू गुड प्रोग्रामिंग। मैम, कुछ जगह ये भी जो ग्रामीण कस्बे हैं वो अभी जागरूकता के माहौल में है, तो वहाँ ये देखने को मिलता है कि अभिभावक अपने बच्चों पे अपनी सूट थोपते हैं। उनके बच्चे को जाना होता है सिनेमा लाइन में, लेकिन वो फोर्स करते हैं डॉक्टर बनने के लिए। तो ऐसे हाँ, माता पिताओं के लिए आपका क्या कहना है? एक तो मैं ये कहूंगी कि अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आपको पेरेंट्स को समझाना आपका काम है। आपके पेरेंट्स घर से भाग के एक्टर्स बनना, वो जमाना अलग था। वो जमाना था जब सिनेमा को अच्छा नहीं माना जाता था। अब सिनेमा में नॉर्मल लोग आ रहे हैं, सब लोग, फैमिली गोइंग लोग, सब लोग हर तरह का काम चल रहा है सिनेमा में। तो सिर्फ ग्लैमर ही नहीं, सिर्फ यही नहीं, बहुत अच्छा काम भी चल रहा है। तो पेरेंट्स को समझाना हमारा काम है। अगर हम अपने पेरेंट्स को, मैं, मेरे फादर को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं टेलीविजन में आऊं। वो कहते थे तू राइटर बन जा, तू क्रिएटिव फील्ड में चली जा, पर एक्टर नहीं बनना है तुम्हें, क्योंकि हम वी कम फ्रॉम अ वेरी स्टॉन्च स्टॉन्च साउथ इंडियन फैमिली, जहाँ पे पूजा पाठ ये सब चलते थे। लेकिन मुझे एक्टर बनना था। फिर लेकिन मेरे हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला हुआ है कि मैं, मुझे पता है मैं जो कर रही हूँ, मैं कभी भी ऐसा कोई भी चीज डिसरिस्पेक्टफुल नहीं करूंगी कि आपके ऊपर कोई आंच आए। तो ये समझाना आपका काम है। अपने पेरेंट्स को ये समझाना बहुत जरूरी है कि मैं जो कर रही हूँ, इसीलिए मैंने बोला कि आपको पहले श्योर होना चाहिए। आप खुद को पता नहीं, फिर पेरेंट्स को बोल रहे हो आधी चीजें, पेरेंट्स बोले नहीं नहीं वहां माहौल अच्छा नहीं है, मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, तुम पढ़ाई करो या नौकरी करो, डॉक्टर बन जाओ। डॉक्टर बनना बहुत अच्छी बात है, अगर वही आपकी रुचि है, आपको वही करना है तो प्लीज कीजिए। अगर आपको एक्टर बनना है तो एक्टर बनिए, पर आपको पहले जानना होगा कि आपको क्या बनना है। ये हमें कौन बताएगा? तो हमें बताएंगे आजकल स्कूल्स में, कॉलेजेस में काउंसलिंग होता है, या अलग से भी आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। अगर आपके एरिया में और आपके शहर में ये सब चीजों का पॉसिबिलिटी नहीं है, तो प्लीज गो टू द वेबसाइट्स। पेरेंट्स पेरेंट्स जाके पढ़ के बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि क्या करना है। अगर बच्चे को ही करना है, यूथ को बाहर निकलना है, आप पहले नॉलेज इकट्ठा करो, क्या करना है मुझे, इसमें सचमुच मैं जा पाऊंगा कि नहीं। अगले 5 साल में मैं ट्राई करूंगा, अगर नहीं हुआ तो मैं घर वापस आ जाऊंगा। ये पेरेंट्स को आप एश्योरेंस दीजिए कि मैं जरूर ट्राई करूंगा मम्मी पापा, पर अगर मेरे से नहीं हुआ तो मैं 2 या 3 साल में वापस आ जाऊंगा। ये आपको मैं गारंटी देती हूँ। कौन माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, तो अनलेस एंड अनटिल की बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, तो बहुत कम होते हैं वैसे। तो आप समझाओ अपने पेरेंट्स को, मैं यही कहूंगी। जी मैम, बहुत मम्मी नहीं तो पापा जरूर मान जाएंगे, एक तो मान ही जाएगा। जी, दोनों में। मम्मी को भी बनाना आसान होता है। जी मैम, आपने अपने बहुमूल्य समय से बेशकीमती समय कोच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को दिया। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, तथा उम्मीद नहीं विश्वास जताता हूँ कि निरंतर आपका सहयोग, साथ और सानिध्य हमें ऐसे ही प्राप्त होता रहेगा। क्योंकि मैम, मैं आपको बता दूं, ये एक अनूठा फेस्टिवल है जिसमें हम लोग साहित्य को भी लेके चल रहे हैं, सिनेमा को भी लेके चल रहे हैं, समाज को भी लेके चल रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिनेमा का साहित्य भी अंग है, समाज भी अंग है। और दूसरी बात यह है कि अभी तक सारे फेस्टिवल शहरों में होता है, ये पहला ऐसा फेस्टिवल है जो किसी कस्बे में हुआ, किसी गांव से हुआ है। तो कुल मिला के एक कोशिश है कि शहर सिनेमा और गांव कस्बों की दूरी को पाटने का काम किया जाए। तो मुझे उम्मीद नहीं विश्वास है कि आपका साथ सहयोग निरंतर मिलता रहेगा। मैं इसी इसके पहले एक चीज, जस्ट जी एक चीज ऐड करना चाहूंगी। जो आपने सोसाइटी की बात की तो मुझे याद आई, जस्ट 1 मिनट आई टेक, कि जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा कि बी द चेंज यू वांट टू सी। आप जो चेंज सोसाइटी में देखना चाहते हो, आप वो खुद बनो। तो ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि नॉट ओनली दैट महात्मा गांधी सेड इट, बट उन्होंने क्यों कही ये बात। उन्होंने इसलिए कहा कि क्योंकि कोई और आके हमें हमारी चीजों को बदलेगा नहीं। जैसे आप अभी ये कौन फिल्म फेस्टिवल के बारे में बता रहे हो, कोई और आके आपके शहर में अरेंज नहीं करेगा ये सब, आपको खुद करना पड़ा, तभी तो हम आए हैं आपके शहर। हम आपके शहर अपने आप आए, है ना। तो
आपको जी। खुद करना है वो चेंज जो आप देखना चाहते हो। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ, आपके फिल्म फेस्टिवल को बहुत बधाई देती हूँ। और मैं चाहूंगी कि ये सालों साल चलता रहे, आपके बाद आपके नेक्स्ट जनरेशन इसको आगे लेके जाए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक बेस्ट यू। विशेस टू यू एंड एवरीवन हु इज प्रेजेंट हियर। सब लोग जो यहाँ मौजूद है, सबके लिए बेस्ट विशेस, सबके लिए बहुत बहुत बधाई और बेस्ट विशेस फ्यूचर के लिए। थैंक यू मैम। मैम एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस फिल्म फेस्टिवल को अभी तक 11 देशों से शुभकामनाएं मिल चुकी हैं। तो इसका दिन प्रतिदिन क्रेज बढ़ रहा है। एक बार पुनः कॉन्च फिल्म फेस्टिवल की तरफ से आपका तहे दिल से आभार, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे हम इसी वादे के साथ। आई टेक योर लीव। थैंक यू। थैंक यू पारस मनी, थैंक यू कोच फिल्म फेस्टिवल, थैंक यू।